नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। संदेश खाली मामले में एक तरह से सियासत गरमा गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा है। वो शाहजहां शेख को लेने पहुंची थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सीआईडी ने उन्हें शाहजहां शेख को सौंपने से इनकार कर दिया है। सीआईडी का कहना है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और ऐसे में वो निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में ही रहेगा शाहजहां शेख। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को इस मामले में फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं ईडी ने शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों की 12 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को जब्त किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। संदेश खाली से जुड़े मामले के बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई और आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि इन सारे मामलों का जांच सीबीआई करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के पुलिस आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मूव हुए, जिसमें ये दावा किया गया कि ये सारे जो जांच है ये पश्चिम बंगाल के पुलिस के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर तो दिया था कि सीबीआई के पास शेख शाहजहां की कस्टडी चले जाए। इस ऑर्डर के बाद सबको लग रहा था कि आज सीबीआई की कस्टडी मिल जाएंगे शेख शाहजहां को, लेकिन जो पुलिस ने कहा है कि उनके मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस मामले के बाद ही पूरी जो फैसला है वो होगी और शेख शाहजहां आज पुलिस की कस्टडी में ही रहेंगे, सीबीआई की कस्टडी में नहीं मिलेगा, बावजूद कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के। लेकिन इसके साथ साथ ईडी ने भी इस मामले में कुछ प्रोविजनल एसेट्स अटैच किए हैं। इस मामले में ईडी ने जो एसेट्स अटैच किए हैं वो 12 करोड़ से अधिक वैल्यू किया जा रहा है और ये शेख शाहजहां के प्रॉपर्टी माना जा रहा है। ईडी के जो जांच है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रहा है और इसके पहले शेख शाहजहां के खिलाफ बहुत सारे केस रजिस्टर हुआ है। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने केस रजिस्टर किया है जनवरी 5 की घटना के बाद, जहां एक ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ था जब उन्होंने शेख शाहजहां के घर पहुंचे थे वहां पे छापेमारी चलाने के लिए। तो आज की जो खबर है वो ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला नहीं होती तब तक शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल पुलिस सीबीआई के कस्टडी में नहीं सौंपेंगे। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ यानी पेपर लीक की समस्या पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पहली बार हुआ है कि इस पेपर लीक का फायदा उठाकर जो सरकारी नौकरियों या सिस्टम में आ चुके थे उनको पकड़ा गया। ऐसे 16 सब इंस्पेक्टर यानी ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है। इनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें खुद एसआई परीक्षा में टॉपर रहा नरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 से पूछताछ जारी है। गौरतलब है राजस्थान में 2 तरह की कार्रवाई हुई है, एक तो पेपर लीक और दूसरे डमी कैंडिडेट्स पर जुड़ी हुई। और बीजेपी के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि एसआई परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लिखा नहीं तो जब चेक करने वाले प्रोफेसर ने कॉपी को चेक कर लिया तो उन पर चेक किया तो जांच करने वाले प्रोफेसर ने लिख दिया क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड NA। ये 10 क्वेश्चनों पे NA लिखा हुआ है। उसके बाद कॉपी इस शिवा शर्मा को दे दी गई और उसने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया। इस कॉपी में नॉन अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन बाद में नॉन अटेम्प्ट लिखने के बाद में अटेम्प्ट कर लिए। तो ऐसे RS बने गहलोत साहब के राज में। उधर यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में भी कार्रवाई हुई है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। रेणुका मिश्रा को फिलहाल प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पंजाब से जुड़ी एक चिंताजनक खबर है। रोजगार की तलाश में रूस गए कई युवाओं को वहां की सेना में जबरदस्ती शामिल किया गया। अब ये युवा परेशान हैं, वापस आना चाहते हैं। पंजाब से रूस घूमने गए एक युवक वहां फंस गया। युवक का नाम गुरप्रीत सिंह है
और वो दिसंबर के आखिर में रूस गया। 90 दिन के वीज़ा में रूस के कानून के मुताबिक उसे सिर्फ 16 दिन रुकना था, लेकिन गुरप्रीत सिंह को इसकी जानकारी नहीं थी और वो बेलारूस घूमने चला गया और यहाँ पुलिस ने उसे पकड़ लिया और रूस की पुलिस के हवाले कर दिया। गुरप्रीत सिंह के परिवार का कहना है कि वहाँ पुलिस ने उसे डराया कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो जेल जाना होगा, जिसके बाद उन्हें रूस की सेना में शामिल किया गया। अब डर इस बात का सता रहा है कि कहीं उसे युद्ध करने यूक्रेन ना भेज दिया जाए। अब गुरप्रीत के परिजन सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वापस लाने में मदद करें। हरियाणा के करनाल का हर्ष भी वहां फंसा हुआ है। नमस्कार, हम सब ने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर यूक्रेन में फंस चुके हैं और ये हमें आज आगे भेज रहे हैं फ्रंट लाइन पर। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद हमारी कोई कॉल मैसेज वीडियो ना आए। इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी फंसे हुए हैं, कृपया करके उनको भी निकाल दिया जाए। कोई रशिया में है, कोई यूक्रेन में है। धन्यवाद। ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਭਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। और बात अब राजनीति की। उत्तर प्रदेश में 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इनके नाम है ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और अनिल कुमार। अनिल कुमार को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के कोटे से मंत्री बनाया गया है। ओपी राजभर समुदाय से आते हैं और उनके पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा असर है। आई एम जॉइंड बाय सुनील शर्मा, द न्यूली इंडक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर। सर, क्या बोलेंगे सबसे पहले आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा। क्या फिर भाजपा 80 की 80 लोकसभा सीट के लिए 80 की 80 जीतेंगे, 80 के 80। कुछ मंत्री पद के लेके मांग हुई है कि मतलब कौन सा पद, कौन सा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी उचित समझेंगे उनके नेतृत्व में काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमसे बात करने के लिए। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी एसबीआई का ढाल की तरह उसे इस्तेमाल कर रही है और वो नहीं चाहती है कि असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड्स पर जानकारी सामने आए। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव की वजह से आंकड़े देने में देरी की जा रही है। कल ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून का समय मांगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई 6 मार्च तक चुनाव आयोग को ये जानकारी दे और चुनाव आयोग इसे 13 मार्च तक सार्वजनिक करे। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के प्रचार ने गति पकड़ ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में जाजपुर में एक रैली की और इस रैली में उन्होंने कहा कि उड़ीसा का संकल्प क्या है ये साफ दिख रहा है। ये संकल्प है अब की बार 400 पार। तो उधर दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में रहे। मुंबई में उन्होंने आज एक रैली की और मुंबई में इस समय शाम को वो जो शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार गुट और बीजेपी में महाराष्ट्र के 48 सीटों का बंटवारा कैसे हो इस फॉर्मूले को इस पर चर्चा करनी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज को लेकर आपको बता दें, इंडिया बस पीएम अप्रूवल रेटिंग सर्वे के मुताबिक फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग्स बढ़कर 75% हो गई हैं, जो कि सितंबर 2023 में 65% ही थी। और सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार ने जिन क्षेत्रों में बेहतर काम किया है उनमें से खास शिक्षा व्यवस्था,
साफ सफाई और सेहत। IPSOS के मुताबिक प्रदूषण और पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार ने 56%, गरीबी हटाने में 45%, महंगाई से मुकाबले में 44%, रोजगार के क्षेत्र में 43% और भ्रष्टाचार के मुकाबले में 42% का स्कोर हासिल किया। भाजपा विधायक महेश जीना का नगर निगम देहरादून में हंगामा हुआ है। नगर आयुक्त कार्यालय में ये हंगामा हुआ है। सूत्रों की माने तो हम वो दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। सूत्रों की माने तो नगर निगम देहरादून में किसी टेंडर के ना मिलने से नाराज थे भाजपा के विधायक। उधर जौनपुर में MP MLA कोर्ट ने जौनपुर जिले के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिया और सजा कल सुनाई जाएगी। धनंजय सिंह को कोर्ट में हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर रहे अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 10 मई 2020 को विक्रम और उसके सहयोगियों द्वारा उनका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया। हालांकि बाद में पीड़ित अपने बयान से पलट गया था। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की वजह से ड्राई आइस खाने से 5 लोगों की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मामले में एक शख्स की आज गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने इस मामले में ला फॉरेस्टा कैफे के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। उधर जिन 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी उनमें से 2 की हालत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज के दौरान ड्राई आइस पाया गया है। पुलिस की FIR में भी ड्राई आइस की बात लिखी हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये जानलेवा लापरवाही किसकी है और दरअसल ड्राई आइस का इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी हमने प्राइमा फेसी धारा 328 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुछ रेस्टोरेंट के पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है? पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसको हमने इस मामले में अरेस्ट भी किया। मैनेजर के अलावा और किसी को भी? नहीं, अभी और किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मैनेजर की पूछताछ पे और आगे जिस जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में एक विदेशी महिला के सामूहिक बलात्कार की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप में 7 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। लेकिन अब झारखंड से एक और महिला गैंगरेप का मामला सामने आया है। ये घटना पलामू के विश्रामपुर इलाके की है। यहाँ छत्तीसगढ़ की रहने वाली 21 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ। ये युवती यहाँ स्टेज परफॉर्मेंस देने आई थी। 2 मार्च की इस वारदात के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। महिला के सहकर्मियों पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक के बाद एक 2 ऐसी घटनाओं से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। और कर्नाटक से खबर है। मैंगलोर के पास खडबा में एसिड अटैक से पीड़ित लड़की का इलाज चल रहा है अस्पताल में। आपको बता दें, छुट्टी मिलने के बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी पर फैसला होगा। तकरीबन 2 दशक पहले ऐसे ही एक हमलावर की सजा को उम्र कैद में बदलने वाले जज का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कानून की जरूरत है। 12वीं की इम्तिहान देने जा रही लड़की के चेहरे पर तेजाब उसके ही गांव के एक लड़के ने फेंका। उसके साथ उसकी 2 सहेलियों को भी तेजाब की छींट पड़ी। आरोपी MBA का छात्र है और पुलिस की गिरफ्त में है। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो केरल से है। दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। ये प्रेम अस्वीकृति का मामला जैसा लग रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। राज्य महिला आयोग पीड़ित लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करवाएगी। आमतौर पर एसिड फेंकने के मामलों में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन 2002 में
बेंगलुरु के चर्चित हसीना एसिड अटैक मामले में आरोपी जोसेफ रॉड्रिक्स की सजा को आजीवन कारावास में बदलने वाले हाई कोर्ट के पूर्व जज का कहना है कि सख्त सजा के साथ साथ तेजाब की खरीद बिक्री पर भी नजर रखने की जरूरत है। Noting the physical and mental sufferings of the victim, पीड़ित की मानसिक और शारीरिक हालत को ध्यान में रखते हुए आरोपी जो कि 5 साल की सजा काट चुका था, ट्रायल के दौरान सजा को मैंने आजीवन कारावास में बदल दिया और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि एसिड अटैक जैसे मामलों में जब तक पीड़ित जिंदा रहता है वो मुश्किलों का सामना करता है। एसिड हमलों के मामले हर साल देश में बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा डेटा के मुताबिक पश्चिम बंगाल एसिड हमलों के मामलों में सबसे ऊपर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ फिलहाल न्यूज़ 8 पे इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।